हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं और आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रांसफर का लास्ट रिवीजन लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन हम पढ़ चुके थे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बेटा ये क्या चीज होती है? बेटा आपने कभी देखा होगा कि जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं रूम्स में, वो हमेशा ऊपर लगे होते हैं, है ना, टॉप पे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्यों टॉप पे लगे होते हैं? बेटा गर्म हवाएं ऊपर चली जाती हैं, एग्जॉस्ट उसको बाहर फेंक देता है ना। तो बेटा बेसिकली अब गर्म हवाएं ऊपर क्यों चली जाती हैं? बेटा होता क्या है कि जैसे अगर मान लो कि अगर हमने कंटेनर है ना, लिक्विड है, उसमें हमने नीचे से आग लगाई पानी गर्म करने के लिए। अब क्या होगा बेटा, नीचे वाला जब लिक्विड गर्म होगा देन इट विल एक्सपैंड, डेंसिटी विल डिक्रीज एंड हेंस इट्स वेट विल डिक्रीज, बट बॉयंसी रो वीजी जो लिक्विड की डेंसिटी है बाकी लिक्विड की वो ज्यादा है और उसकी डेंसिटी कम हो गई है, इसलिए बॉयंट फोर्स हैज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां पर वो ऊपर जाने लग जाएगा लिक्विड यहां पर जो गर्म हो गया जिसकी डेंसिटी कम है, हल्की चीज ऊपर चली जाती है। क्लियर हुआ? एंड द ड्राइविंग फोर्स ओवर हियर इज बॉयंसी। द ड्राइविंग फोर्स ओवर हियर इज बॉयंसी। क्या ये यहीं पे होता है? कैंडल को गर्म करो तो आपने देखा होगा ऊपर गरम गरम फील होता है ना। इनफैक्ट हीटर्स होते हैं तो बेटा ऊपर गरम गरम हवाएं ऊपर चली जाती है। रीजन क्या है बेटा? डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की चीज ऊपर रहती है, हल्की चीज ऊपर रहती है, बाहरी चीज उसको पुश करके नीचे आ जाती है। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा ये मैंने आपको समझाया कि जो कन्वेक्शन है दैट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ बल्क मोशन, व्हिच टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ बल्क मोशन। तो कन्वेक्शन कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है बच्चों? व्हिच टेक्स बिकॉज ऑफ बल्क मोशन, व्हिच टेक्स बिकॉज ऑफ बल्क मोशन। बल्क मोशन के लिए व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? द ड्राइविंग फोर्स इज buoyancy। जो डेंसिटी है हॉट फ्लूइड की दैट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ व्हिच buoyant force has increased in comparison to its weight, so the lighter one will move upward. That is, heat transfer is taking place because of bulk motion, and this kind of heat transfer is known as, this mode of heat transfer is known as convection. Correct? And the driving force is buoyancy. The driving force is buoyancy. अब बेटा दो तरीके के कन्वेक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, दो तरीके के कन्वेक्शन होते हैं। एक का नाम होता है नेचुरल, एक जो नेचुरली अपने आप हो रहा है कि आपने बस हीटर गर्म किया तो बेटा गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंडी नीचे आएंगी, है ना। तो बल्क मोशन के कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है। एक उस पे साथ में पंखा चला दिया, फोर्स्ड कन्वेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स्ड कन्वेक्शन। जबरदस्ती जल्दी जल्दी और जल्दी कराने के लिए हमने फोर्स्ड कन्वेक्शन कराया। कौन सा कन्वेक्शन कराया? फोर्स्ड कन्वेक्शन। समझ में आया? यस बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। अब लास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच इज नोन एज रेडिएशन। रेडिएशन एक बार क्या हुआ भैया, सर्दियों के दिन हम खड़े हुए भैया सनलाइट में, है ना, सूरज चाचा के सामने खड़े हुए और हमारी बॉडी हल्के हल्के गर्म होने लगी, तो हमको लगा कि भैया हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो हमने कहा सूरज चाचा हीट ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे से हमारी तरफ। तो सूरज चाचा ने कहा क्या दिक्कत है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो सवाल उठता है क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बेटा? इसलिए होना चाहिए क्योंकि सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हमारा टेम्परेचर कम है, एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। करेक्ट है? तो बेटा बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पर अभी किस मोड से हो रहा है? हमने सूरज चाचा से पूछा तो बोले बच्चा ये रेडिएशन है, ईएम वेव्स के थ्रू एनर्जी आ रही है, ईएम वेव्स के थ्रू। अब हमारे दिमाग में सवाल आया ऐसा कैसे, है ना, हाउ इज इट? तो बेटा इसका जवाब क्या दिया बेटा? सूरज चाचा ने बोला बच्चा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और जैसे तुम ठंड में कांपते हो वैसे हम गर्मी में कांपते हैं। ये जो एटम्स लोग हैं बेचारे गर्मी में कांपते हो, गर्मी में कांपेंगे तो क्या होगा? एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट ईएम वेव्स। तो रेडिएशंस आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर बिकॉज ईएम वेव्स आर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। हाउ? बिकॉज टेम्परेचर, as we increase the temperature of the body, vibration, microscopic vibration increases, acceleration increases, more EM waves will be emitted by the body. अच्छा, तो जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो EM waves ज्यादा आएंगे। Yes, EM waves are related with temperature. करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो हमने समझ लिया कि रेडिएशन कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जो ईएम वेव्स के थ्रू हो रहा है। ईएम वेव्स की स्पीड क्या होती है? 3 × 10 की पावर 8। अगर एग्जैक्ट बताऊं, है ना, नीट के लिए या मेंस के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है दैट इज 299792458 मीटर पर सेकेंड। 299792458 मीटर पर सेकेंड, 299792458
458 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो बेटा मैंने आपको क्या बता दिया कि रेडिएशन इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, बहुत तेजी से होता है भैया। लाइट से ज्यादा तेज कौन चलता है? चल सकते हो आप? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिल्कुल भी नहीं, अगर चल सकता होता तो भैया वजन कम होता, है ना। तो प्यारे बच्चों, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। पर अब मेरे दिमाग में सवाल आया कि कब कब रेडिएशन होगा। तो हम टहल रहे थे ऐसी कड़ूस की गलियों में, है ना, टहलते जा रहे थे, हमको मिले प्रिवोस्ट चाचा। कौन मिले? प्रिवोस्ट चाचा। बोले बच्चा रेडिएशन तब तब होता है, क्या बोले? रेडिएशन तब तब होता है जब जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं, जब जब एटम्स वाइब्रेट करते हैं। तो मैंने पूछा वाइब्रेट कब कब करते हैं? तो कह रहे हैं कि भैया 0 केल्विन किसको बोलते हैं? मैंने कहा 0 केल्विन केटीजी में पढ़ा था, डेड स्टॉप, जब सब कुछ रुका हुआ है। और जितना टेम्परेचर ज्यादा हो उतना वाइब्रेशन ज्यादा, उतनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उतना वाइब्रेशन ज्यादा, उतनी इम्पल्स ज्यादा। दैट इज 0 केल्विन पे कोई वाइब्रेशन नहीं निकलेगा। तो प्रिवोस्ट साहब ने बताया भैया रेडिएशन कब कब निकलेंगे? तो उन्होंने बोला ईच एंड एवरी बॉडी एट अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो विल emit radiation. Each and every body at a temperature above absolute zero will emit radiation. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन डेड स्टॉप है। 0 केल्विन से ऊपर होगा तो रेडिएशंस निकलेंगे, 0 केल्विन से ऊपर होगा तो रेडिएशंस निकलेंगे। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। फिर से बोल दे रहा हूं, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा वो रेडिएशन एमिट करेगी। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है that will emit radiation. हर एक बॉडी, फिर से बोल रहा हूं, हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है वो रेडिएशन एमिट करेगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अगर एब्जॉर्ब करने की बात करूं, जैसे हम एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो क्या 0 केल्विन पे कोई एब्जॉर्ब करेगा? हाँ हाँ भैया, अगर एनर्जी आएगी तो एब्जॉर्ब तो कर सकता है, पर एमिट तो तभी करेगा जब 0 केल्विन से ऊपर होगा। अब सवाल उठता है कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा एमिट करेगा, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा एमिट करेगा? लग तो यही रहा बच्चों, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा एमिट करेगा। क्यों? मेरी क्लास में बैठ के जो ज्यादा अच्छे से समझेगा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वही हॉस्टल में जाके, अपने रूम में जाके अपने दोस्तों को अच्छा समझा पाएगा। लग तो ये जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा एमिट करेगा। हालांकि मैं अगर बोलूं तो फंडामेंटली जो मैंने बोला है एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा गलत है, पर बच्चों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, इसलिए बताया। ये गलत क्यों है जरूर एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद। अब मतलब रेडिएशन के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो बच्चों मैं बस अब आपको ये कहना चाह रहा हूं, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा एमिट करेगा, मैं एक बार आपको बताता हूं। एक बार की बात है, हमने देखा गर्मी में कई कुछ लोग ऐसे बाइक खड़ी छोड़ देते हैं धूप में, है ना, और फिर क्या होता है, खड़े होकर चलाते हैं, बड़ी परेशानी, है ना। क्यों? बाइक की सीट बहुत तेज गर्म हो जाता है, जल जाते हैं बिल्कुल। मतलब अगर आप बैठ के चलाएंगे, ओह, मतलब आत्मा साथ छोड़ देगी शरीर का, है ना। इतनी तेजी से एवापोरेट होगी कि मतलब एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी आत्मा को, है ना। चलिए मजाक की बात, आप थोड़ा सा हंस सकते हैं। तो बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बार पता क्या, मैंने देखा कि ये हीरो होंडा, मतलब जब इकट्ठा होता था हीरो और होंडा, है ना, बाद में तो अलग अलग हो गए, दुष्ट पापी, है ना, लेकिन जब इकट्ठे होते थे तो बेटा होता क्या था, एम्बिशन एक बाइक आई थी जब सिल्वर कलर की थी, उस पर व्हाइट कलर का सीट कवर दिया था उन्होंने। तो वहां मैंने देखा बड़ी समझदारी की बात थी उसमें। देखता था कि मेरे दोस्त के पास थी, धूप में खड़ी रहती थी, उसके बाद भी आराम से बैठ के चलाता था, गर्म नहीं होती थी ज्यादा। एक बार की बात मैं आपको और बताता हूँ, एक एग्जांपल और लेता हूँ। एक बार की बात है, मैं सर्दियों में धूप में बैठ के पढ़ रहा था, देहरादून में था मैं, बहुत बहुत कड़ाकेदार सर्दी थी, मैं धूप में बैठ के पढ़ रहा था। स्टिक फाइल थी, स्टिक फाइल व्हाइट कलर का फोल्डर होता है, ब्लैक कलर की स्टिक होती रखी हुई थी, नोट्स थे उसके अंदर मेरे, मैं पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद, बड़ी देर से मैंने टच नहीं करी, मैंने जैसे ही टच करा स्टिक को, हाथ जलने को आ गया, और जो फोल्डर था वो बिल्कुल नॉर्मल था। इसका मतलब ज्यादा थर्मल एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी? ज्यादा थर्मल एनर्जी किसने एब्जॉर्ब करी? ब्लैक कलर ने। व्हाइट वाला कम एब्जॉर्ब कर रहा था। तो बेटा वैसे अगर मैं जस्ट आपको बताऊं, जो ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं ना, जो ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जो ज्यादा डार्क कलर्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट कलर्स होते हैं वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जो लाइट कलर्स होते हैं वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो डार्क कलर्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या क्लियर हो पाया? हाँ हाँ बिल्कुल हो पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा देखा, मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं बेटा, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमने एक बार, मतलब आपने देखा होगा वैसे, मतलब इसी वजह से पहले ये, इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं। अगर आप दक्षिणा फाउंडेशन में आएंगे तो आप देखेंगे सारे के सारे हॉस्टल्स व्हाइट, सारे के सारे क्लासरूम्स का बाहर से कलर व्हाइट। क्यों? ताकि गर्म ना हो, ताकि गर्म ना हो, है ना।
मैंने एक बार जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने रेड कलर की बिल्डिंग हो बाहर से और व्हाइट कलर की हो, तो उसमें हमने डिफरेंस निकाला था कि एसी का एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा आएगा। तो एसी के एक्सपेंडिचर में पता बेटा क्या खर्चा आता है? एसी के एक्सपेंडिचर में प्यारे बच्चों जो खर्चा निकल के आता है वो निकल के आता है करीब 2.5 टाइम्स इफ वी यूज रेड कलर बिल्डिंग। 2.5 गुना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते, तो हमको 2.5 गुना एनर्जी बाहर फेंकनी पड़ेगी, वो ज्यादा गर्म हो जाती। तो इसलिए जो सेंसिबल लोग होते हैं बेटा वो गाड़ी भी सफेद रंग की लेते हैं, घर के बाहर भी सफेद रंग कराते हैं। तो आप पहचान लीजिए कौन सेंसिबल है कौन नहीं है ना। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, ये फिर से मजाक की बात है, आप थोड़ा सा हंस सकते हैं है ना, लेकिन बेटा व्हाइट कलर बेटा गाड़ी के लिए मतलब अगर मैं जस्ट कहूँ तो बेटा बहुत फायदेमंद है, गाड़ी गर्म नहीं होगी, नंबर 1। दूसरा कारण बेटा सेफ्टी इश्यूज की वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्हाइट इज द मोस्ट सेफेस्ट गाड़ी। रात के अंधेरे में अगर आपने काली गाड़ी पार्क कर दी है ना, तो बेटा ज्यादा चांसेस ये हैं कि गाड़ी अगर आ रही है ना, कोहरे वोहरे का टाइम है ना, फॉग वगैरह है ना, अंधेरे में अगर आ रही तो बेटा वो नजर नहीं आएगी, पर व्हाइट बहुत जल्दी नजर आएगा है ना। तो इसलिए बेटा व्हाइट जो होता है बेटा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है ना। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे कोई फॉग नहीं होती, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी कलर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी ताकि ज्यादा गर्मी ना लगे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बच्चों अब अगली बात पे चलता हूं। मैं आपको ये समझा पाया हूं कि कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कम एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाइट का मतलब क्या होता है? सारी विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट करती है। व्हाइट कलर की लाइट फॉल करी पूरा रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको व्हाइट में दिखा, ये टी शर्ट व्हाइट दिख रही है, ये टर्बन आपको रेड दिख रही है। इसने सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए एक्सेप्ट रेड। रेड रिफ्लेक्ट कर दी तो आपको रेड दिखाई दे रहा है, तो इसने रेड रिफ्लेक्ट कर दी, बाकी सारे इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? रेड। इसने सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर दिए, ये कम एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो ब्लैक है वो सारी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए ज्यादा गर्म हो जाता है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। क्या समझ में आ पाया? बिल्कुल आ पाया। तो क्या मैं आपको समझा पाया हूं कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कौन कम एब्जॉर्ब करेगा? इन जनरल ये समझ में आया लाइट कलर्स जो है वो कम एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर्स जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब एमिट कौन ज्यादा करेगा? अब सवाल उठता है एमिट कौन ज्यादा करेगा। वैसे मतलब सच तो यही है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वही ज्यादा एमिट करता है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वही ज्यादा एमिट करता है ना। अब इसको समझने के लिए है ना मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहले कुछ एक टर्म्स जान लेते हैं, फिर मैं इसको मैथमेटिकली हल्का सा आपको फील करा देता हूं ऐसा क्यों होता है। वैसे किरचॉफ्स लॉ भी है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स है ना। इसकी स्टेटमेंट एक दो और भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एब्जॉर्प्टिविटी एक चीज होती है बेटा, देखो एक होती है जैसे अगर मान लो कोई बॉडी है मेरे पास, उससे कुछ एनर्जी एमिट होती है, उसको हम बोलते हैं पर सेकंड जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और पावर पर यूनिट एरिया, जो बॉडी से एनर्जी एमिट होती है थ्रू इट्स यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर। वन एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलती है दैट इज नोन एज एमिसिव पावर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। वन एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। अब अगली टर्म आती है एब्जॉर्प्टिविटी। वन अगर मान लो बॉडी पे एनर्जी फॉल करी, कुछ उसने रिफ्लेक्ट करना है कुछ एब्जॉर्ब करना है, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी। वन में से जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। वन में से जितना एब्जॉर्ब होता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं एब्जॉर्प्टिविटी क्या है। वन में से जो एब्जॉर्ब होता है दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी। एमिसिविटी, एमिसिव पावर के एमिसिव पावर है वन एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलती है दैट इज नोन एज एमिसिव पावर, दैट इज नोन एज एमिसिव पावर। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। या पावर एमिटेड बाय द बॉडी थ्रू इट्स यूनिट एरिया है ना। पावर बोला तो 1 सेकंड तो अपने आप ही हो गया ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम तो हुई क्या, अब पर यूनिट एरिया बोल दी तो बेटा क्या हो जाएगी? एमिसिव पावर। अब बेटा सवाल ये उठता है कि why good absorbers are good emitters? ऐसा क्यों होता है कि good absorbers जो होते हैं वो good emitters होते हैं? आइए इसको भी समझते हैं, बहुत ध्यान से हल्का सा थोड़ी सी गणित लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं है ना। तो चलिए आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये बेटा 3 बॉडीज हैं। ये है सिल्वर बॉडी है ना, ये सिल्वर है, सिल्वर जो रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, मतलब अगर धूप आ रही है ना, अगर कोई सिल्वर के कॉइन से ऐसे चमक पड़ती है आंखों में। ये मान लीजिए ये जो है ये है कोल, काला। और एक बेटा हमारे पास बॉडी है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ये तीनों एक ही रूम में तीनों साथ साथ पड़ी, जैसे मान लीजिए एक ही टेबल पे 3 चीजें पड़ी, तीनों सेम डायमेंशन की हैं है ना, मतलब सेम एरिया है
बिल्कुल 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 एक आइडेंटिकल डायमेंशन। अब हमने तीनों को एक रूम में रखा। बेटा अगर मान लो मैं चाय एक रूम में ले आऊं और चाय को मैं रख दूं रूम में, तो फाइनली होगा क्या, चाय रूम में आके क्या होगी, गर्म होगी, ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी। लेकिन फाइनली टेम्परेचर कम होते 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 कहां पे आएगा, रूम टेम्परेचर, या उसमें बर्फ जम जाएगी। नहीं भाई, हीट ट्रांसफर तो तब तक होता है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने चाय रूम में लाके रखी तो फाइनल टेम्परेचर क्या जाएगा, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, टीएस। तो बच्चों अगर सिल्वर मान लो इस पे 100 एनर्जी मान लो फॉल कर रही है ना, इस पे इंसिडेंट हो रही है पर सेकंड 100 जूल पर सेकंड, तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा पार्ट तो उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लो 90 रिफ्लेक्ट हो गई, आर मतलब रिफ्लेक्ट, 10 मान लो एब्जॉर्ब, ये है जो एब्जॉर्ब, इस पे भी 100 आ रही है, और ये तो बेटा इसमें से तो रिफ्लेक्ट कम होती है, मतलब ज्यादा अब्सॉर्ब करके, सपोज कर लो ये 90 अब्सॉर्ब कर लेगा, तो रिफ्लेक्ट कितना करेगा प्यारे बच्चों, 10। ये 10 है रिफ्लेक्टेड वाला पोर्शन, ये है अब्सॉर्ब्ड वाला पोर्शन, ये है इंसिडेंट वाला पोर्शन, ये है इंसिडेंट वाला पोर्शन। मान लो ब्लैक बॉडी, उस पर भी सेम ही आएगी बेटा, वही रूम है तो वही रूम की हर एक पार्ट, हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। अभी समझाया था प्रेवॉस्ट साहब ने, जिसको बोलते हैं प्रेवॉस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है, तो बेटा अगर ये एक रूम है, रूम में बेटा दीवारें हैं, पंखा है, जो भी चीजें, हर एक चीज से बेटा रेडिएशन आ रहा है, तीनों बिल्कुल पास पास पड़े तो तीनों पे बराबर रेडिएशन ही फॉल करेंगे। मैंने मान लिया 100 जूल पर सेकंड फॉल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ना मन में आता है ना, बोल देता हूं कि हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है तो वो रेडिएशन एमिट करती है, तो अंधेरे में हम दिखाई क्यों नहीं देते फिर? बेटा वो रेडिएशन जरूरी नहीं है ना कि विजिबल रेंज में, अगर विजिबल रेंज में होगा तो दिखाई देगा, विजिबल रेंज में होगा तो दिखाई देगा, विजिबल रेंज में होगा तो दिखाई देगा, और अगर विजिबल रेंज में नहीं होगा तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, फिर हम दिखाई नहीं देंगे। तो बेटा मैंने आपको क्या समझा दिया, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगी, बट इट विल बी विजिबल, वो दिखाई तो तभी देगी अगर वो रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज में होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो बच्चों अब मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं, 100 एनर्जी आई, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, रिफ्लेक्ट करेगा 0, रिफ्लेक्ट क्या करेगा, 0, रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेता है, 100 में से 100 एब्सॉर्ब कर लेता है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्सॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्सॉर्बर, पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर ले तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। अब बेटा कैसी भी बॉडी हो, बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। मैंने चाय रूम में लाके रखी, फाइनली होगा क्या, टेम्परेचर कम होते 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 फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस हो जाएगा। अगर रूम टेम्परेचर टीएस है तो उसका टेम्परेचर भी टीएस हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। टेम्परेचर बढ़ता कब है किसी बॉडी का, जब उस पर एनर्जी आ ज्यादा रही है निकल कम रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब एनर्जी आ ज्यादा रही है निकल कम रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। और आ कम रही है निकल ज्यादा रही है, जैसे चाय गरम गरम चाय, उसको एनर्जी मिल कम रही है पर निकल ज्यादा रही है, तो Q = ms डेल्टा T से आप निकाल सकते हैं कितना टेम्परेचर घटेगा। लेकिन जब जितनी आएगी उतनी निकल जाएगी, लेकिन जब जितनी आएगी उतनी निकल जाएगी तो टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना टेम्परेचर घटेगा। बोलो आया आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, फिर से बोल दे रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अगर एनर्जी आ ज्यादा रही है निकल कम रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आपने एक पतीला लिया भैया पानी का, उसको रख दिया आपने गैस पे, अब भैया एनर्जी मिल ज्यादा रही है, अभी निकल कम रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद जितनी एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बच्चा लोग कि अब ये अगर स्टेडी स्टेट है तो तीनों का टेम्परेचर जो होगा, पहली बात तो वो रूम टेम्परेचर होगा। एक बात बताना चाह रहा हूं, टीएस। अब इसको नेट में मिल कितनी रही थी, 10, तो बेटा जो इसमें से एमिट हो रही होगी ना वो भी 10 हो रही होगी, जो एमिटेड वाला पार्ट होगा वो भी 10 होगा। और इसको कितनी मिल रही थी, 90। टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब जितनी मिल रही होगी उतनी निकल रही होगी, 90। इसको मिल कितनी रही है, 100, तो एमिट कितना कर रहा होगा, 100। अच्छा, जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वही ज्यादा एमिट, जो ज्यादा कम एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम एमिट, जो और कम एब्जॉर्ब कर रहा है वो और कम एमिट। सही बात है गलत बात? पर ऐसा नहीं सोचेंगे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है इसीलिए ज्यादा एमिट कर रहा है।
बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अगर आपने इंसिडेंट वाली हटा दी तो एब्जॉर्ब हट जाएगी, पर अगर वही टेम्परेचर आपने इलेक्ट्रिकली भी मेंटेन कर लिया तो बेटा वाइब्रेशन वही रहेंगे, ऑसिलेशन वही रहेंगे, वाइब्रेशन वही, एक्सेलरेशन वही, ईएम वेव्स उतनी की उतनी रहेंगी, ईएम वेव्स उतनी की उतनी ही रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है वही ज्यादा एमिट करता है। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड दिस इज नथिंग बट किरचॉफ्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन समझा क्या मैंने बेटा, अगर 100 एनर्जी आ रही है, इस पे से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने मान लिया 90, जस्ट मैंने मान लिया, मेरी मर्जी। इस पे 100 आ रही है, 10 रिफ्लेक्ट हो रही है। इस पे 100 आ रहा है तो 0 रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इसमें 90 का रिफ्लेक्ट हो गया तो 10 एब्जॉर्ब हो, 10 रिफ्लेक्ट हो तो 90 एब्जॉर्ब हो, 0 रिफ्लेक्ट हो तो 100 एब्जॉर्ब हो। ब्लैक बॉडी जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका मतलब अब टेम्परेचर बेटा सबका कांस्टेंट है, रूम टेम्परेचर हो चुका है, स्टडी स्टेट की बात है। तो जितनी एनर्जी आ रही होगी उतनी निकल जा रही होगी। तो इसमें 10 एब्जॉर्ब हो रही तो 10 एमिट हो रही होगी, 90 एब्जॉर्ब हो रही, टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है तो 90 एमिट हो रही होगी, 100 एब्जॉर्ब हो रही तो 100 एमिट हो रही होगी। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वही ज्यादा एमिट करता है, जो कम एब्जॉर्ब करता है वो कम एमिट करता है, जो और कम एब्जॉर्ब करता है वो और कम एमिट करता है। पर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन आर इंडिपेंडेंट फेनोमेना। इसलिए मैं कह रहा था कि वो सुन के तो सही लग रहा है, जो ज्यादा समझेगा वही ज्यादा समझाएगा प्रैक्टिकली। लेकिन रेडिएशन में ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा एमिट करेगा। ऐसा नहीं सोचने की एब्जॉर्ब ज्यादा किया इसीलिए एमिट ज्यादा। एमिशन इज डिपेंडेंट ऑन वाइब्रेशन, एमिशन इज डिपेंडेंट ऑन वाइब्रेशन। और एब्जॉर्प्शन जो है बेटा वो सरफेस की प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस कैसा है ना, सरफेस कितना है, सरफेस कैसा है, सरफेस कितना है ना, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, सराउंडिंग से रेडिएशन कितने आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, समझ में आ गए? बिल्कुल आ गया। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा एमिट। अच्छा, इसकी एब्जॉर्प्टिविटी के, एब्जॉर्प्टिविटी या एब्जॉर्प्टिव पावर, 100 में से 10 एब्जॉर्ब की तो 1 में से 10 बाय 100 कितना आ जाएगा 0.1। एब्जॉर्प्टिविटी 0.1 या एब्जॉर्प्टिव पावर 0.1। इसकी 100 में से कितना एब्जॉर्ब किया 90, तो एब्जॉर्प्टिविटी आ जाएगी 0.9, 90 बाय 100। एब्जॉर्प्टिविटी इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, समझ में आ पाया है? बिल्कुल आ पाया है ना? तो बेटा ये मेरे को क्लियर हो गया है। तो बेटा एब्जॉर्प्टिविटी इसकी क्या हुई 1 में से पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। अब एक टर्म होती है एमिसिविटी। क्या होती है प्यारे बच्चों? एमिसिविटी। एमिसिविटी होती है जब ब्लैक बॉडी 1 एमिट करेगी तो सेम एरिया की, सेम डायमेंशन की दूसरी बॉडी, है ना। अच्छा, ब्लैक बॉडी के अलावा जितनी बॉडी, उनका नाम क्या होता है? ग्रे बॉडी। क्या बोलते हैं उनको हम? ग्रे बॉडी, है ना। कि मतलब परफेक्टली, मतलब जो परफेक्टली एब्जॉर्ब करती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, है ना। प्लैटिनम ब्लैक इज नियरली ब्लैक बॉडी को 99% से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि प्लैटिनम इज नियरली, प्लैटिनम ब्लैक इज नियरली ब्लैक बॉडी, है ना। वैसे अगर प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो ब्लैक बॉडी के लिए जस्ट मैं बोलूं बेटा, ब्लैक बॉडी एक अलग चीज है, ब्लैक कलर्ड एक बॉडी अलग चीज है। ब्लैक कलर्ड बॉडी वो है जो 400 से 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करे, जैसे ये ब्लैक है, ये ब्लैक कलर्ड बॉडी। ब्लैक बॉडी हम उसको बोलते हैं जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले। करेक्ट है? तो ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी होती है? जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हर एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक कलर्ड बॉडी वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैक बॉडी सारे रेडिएशन एमिट भी करती है। देखो, जो ज्यादा सारे एब्जॉर्ब करेगा, ये आपने पढ़ा होगा बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो जो गायब होती हैं एमिशन में वो तो मिलती ही हैं। अगर उसने एब्जॉर्ब करी 2 से 4 में अगर गया इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके, जब 4 से 2 में आएगा तो वो वाली वेवलेंथ तो मिलेगी ना। तो जो लैम्डा गायब होगी वो लैम्डा तो मिलेगी, जो लैम्डा गायब होगी वो लैम्डा तो मिलेगी, जो लैम्डा गायब होगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ब्लैक बॉडी अगर सब एब्जॉर्ब कर रही है तो बेटा एमिशन में सब की सब मिलेंगी ही मिलेंगी। बेटा होता क्या है, वाइब्रेशन में भी कुछ क्वांटम स्टेट्स होती हैं, और जब एक पर्टिकुलर एनर्जी अगर उसको मिलती है एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में जाता है, जब वापस आएगा डी एक्साइट होगा तो वो वाली तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर ब्लैक बॉडी सब कुछ एब्जॉर्ब करती तो ब्लैक बॉडी ही वो बॉडी है जो सब कुछ एमिट भी करेगी। जो सब कुछ एमिट कर सकती है वो ब्लैक बॉडी, जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकती है वो ब्लैक बॉडी। आया? अच्छा, ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की होनी जरूरी नहीं है। क्यों? सन इज अ ब्लैक बॉडी बट इट्स नॉट अ ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉडी का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे तो उसमें से विजिबल एनर्जी भी निकलने लग जाएगी।
अब विजिबल लाइट भी अगर निकलेगी, अगर विजिबल लाइट भी निकलेगी तो क्या होगा, वो दिखने लग जाएगी, तो ब्लैक नहीं रहेगी बच्चों, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्या समझा दिया, एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिविटी समझा दिया। अब एमिसिव पावर क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया होती है एमिसिव पावर। एमिसिविटी क्या होती है, जब ब्लैक बॉडी 1 एमिट करेगी तो ये कितना एमिट करेगी, ये 100 एमिट करेगी तो ये 90। जब ये 1 एमिट करेगी तो सेम एरिया की सेम डायमेंशन की ये कितना एमिट करेगी, 0.9। जब ये 100 एमिट करेगी तो ये 10। जब ये 1 एमिट करेगी तो ये कितना करेगी, 0.1, है ना। मतलब पावर एमिटेड बाय ग्रे बॉडी अपॉन पावर एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सेम डायमेंशन एट सेम टेम्परेचर इज नोन एज एमिसिविटी। और समझ में क्या रहा है, एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी तो बराबर है, 0.9 0.9 0.1 0.1, करेक्ट है। जब ब्लैक बॉडी 1 एमिट करेगी तो कोई भी दूसरी बॉडी ग्रे बॉडी सेम एरिया की सेम टेम्परेचर की जो एमिट करती है उसको हम बोलते हैं एमिसिविटी। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो बेटा मैं आपको समझा पाया एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल टू एमिसिविटी। आ पाया है, बिल्कुल आ पाया। अब एमिसिव पावर 1 एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलती है। अब बेटा ये ना बड़ी देर से ये चर्चा हो गई कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा कम एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ये सब चर्चाएं मैंने आपके साथ करी, कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कौन कम एब्जॉर्ब करेगा, है ना। पर बेटा कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना एमिट करेगा, अब मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। तो बेटा ये जो बेटा चर्चा है इसको बेटा जन्म दिया था स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने, है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं इसको हम, है ना। हालांकि मैं डायरेक्टली बताने वाला हूं कि लॉ क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। क्यों नहीं जाने वाला हूं ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है, सवाल ये उठता है। सवाल ये बेटा इसलिए ऐसा है क्योंकि बेटा स्टीफन साहब ने किया था प्रैक्टिकली, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, अलग अलग टेम्परेचर उन्होंने मेंटेन किया, टेम्परेचर मेंटेन करा तो फिर देखा कि अलग अलग टाइप की एनर्जी निकल रही है, अलग अलग रेट से एनर्जी निकल रही है ना। और बोल्ट्जमैन साहब ने वही चीज थ्योरेटिकली करी, है ना। उन्होंने अलग अलग लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है उसका सम किया और निकाली कि एनर्जी कितनी निकल रही है। तो बेटा देखो पावर क्या होती है, अगर मान लो ए एरिया, तो उन्होंने फाइनली एस्टेब्लिश क्या किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया पावर एमिटेड जो होती है वो होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। अगर टेम्परेचर टी है तो पावर एमिटेड होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4, और जो एमिसिव पावर होती है ई से डिनोट करते हैं वो होती है पावर पर यूनिट एरिया, वो हो जाएगी ई सिग्मा टी की पावर 4। अब बेटा एक चीज होती है पावर लॉस, वो क्या हो जाएगी, पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब। अब एब्जॉर्प्शन किस रेट से होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है तो पता नहीं किस रेट से होगा, बस मैं ये कह सकता हूं ये डिपेंड करेगा टीएस पे, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग कौन सी है ना। क्योंकि अलग अलग बॉडीज अलग अलग एमिट करती हैं, है ना, सेम टेम्परेचर पे। सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, खुद के एरिया पे डिपेंड करेगा, और उसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज पे, सरफेस प्रॉपर्टीज बॉडी की क्या है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं। लेकिन बेटा एक चीज जो मैं 100% श्योर हूं, ये ऊपर वाले को मिटाता हूं पहले, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात कर रहा हूं, जो पावर एमिटेड होती है वो होती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4। रट ले बहुत ध्यान से, पावर एमिटेड क्या होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। आपसे बात कर रहा हूं, याद क्यों नहीं कर रहा भैया, हाँ मेरी तरफ देखो, याद करो, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। पावर एमिटेड क्या होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। पावर एमिटेड क्या होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। पावर एमिटेड क्या होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। याद हुआ, बिल्कुल हुआ भैया, ये हो गई पावर एमिटेड। और पावर लॉस क्या है, वो गई पावर एमिटेड ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड पी एब्जॉर्ब्ड। और मैंने आपको भी क्या बताया था, लॉस, जो पावर लॉस हो रहा है बेटा, जब मैं गर्म चाय लेके आया रूम में, फाइनल टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट रूम टेम्परेचर टीएस, सराउंडिंग टेम्परेचर हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। दैट इज एट टी इक्वल टू टीएस, जब सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, 0। जितनी एनर्जी आएगी उतनी निकल जाएगी, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। तो ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4 माइनस पी एब्जॉर्ब्ड,
और क्या चाय ठंडी होगी तो रूम बड़ा गर्म हो जाएगा? नहीं भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी सी चाय इतने बड़े सराउंडिंग को चेंज नहीं कर पाई, इतने बड़े सराउंडिंग के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाई। तो यहां से पावर एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू आ गई। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग वही की वही है, तो पावर एब्जॉर्ब्ड वही की वही है। तो ये पावर एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू यहां पे डाल दीजिए। तो पावर लॉस क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? पावर लॉस फिर बन के आ जाएगा आपके सामने E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। याद कर लीजिए बहुत ध्यान से। तो पावर लॉस क्या बन के आ जाएगा? E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। पावर एमिटेड E सिग्मा ए टी की पावर 4। पावर एब्जॉर्ब E सिग्मा ए टी एस की पावर 4। पावर लॉस कितनी निकली? माइनस कितनी आई? 100 निकली, 10 मिल गई, तो लॉस तो 90 का ही हुआ भैया, है ना। तो पावर एमिटेड E सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर एब्जॉर्ब्ड E सिग्मा ए टी एस की पावर 4, पावर लॉस पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड। अब एमिसिव पावर क्या होती है? E सिग्मा टी की पावर 4। अब बेटा किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी अपॉन इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। कैसे? ग्रे बॉडी की एमिसिव पावर क्या? E सिग्मा ए टी की पावर 4। E सिग्मा टी की पावर 4। एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिव पावर, तो एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी तो एक ही चीज होती है। अरे हाँ, तो कांस्टेंट अगर ही है कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो एमिसिव पावर ऑफ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जो ज्यादा एमिसिव पावर ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर, तभी तो कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट क्या बता रहे? जो ज्यादा एमिट करेगा वही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। बेटा अगर एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर कांस्टेंट आ रहा है, बता क्या लाया है? रेशियो कांस्टेंट है। न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा। आया? आया। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, यही क्या है किरचॉफ्स लॉ। और स्टेटमेंट क्या है? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर इज कांस्टेंट। आगे आप बिल्कुल आगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। छाप सकते हैं। एक एक स्टेप सुन के एक एक स्टेप नोट कर लीजिए, पिछले 10 मिनट का रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं जितना अभी तक देखा है, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा जो कि बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। पर अगर थ्योरी क्लियर हो जाएगी तो क्वेश्चंस बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगे, पर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चंस नहीं क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप चाहें तो थोड़ा सा ये पिछला वाला रिवाइंड करके देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब ऐसा करते हैं कहानी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत देर हुई कि बेटा इतनी एनर्जी निकलेगी, है ना। तो बेटा अगर थर्मल एनर्जी बॉडी लूज करेगी, पावर लॉस होगा, तो होगा क्या बेटा? उसका टेम्परेचर फॉल करेगा। अब मेरे को इसके बारे में चर्चा करनी, कितनी तेजी से टेम्परेचर फॉल करेगा, है ना। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा रेट ऑफ कूलिंग क्या है बेटा? कितनी तेजी से टेम्परेचर गिर रहा है। मान लो टेम्परेचर Ti था, उससे हो गया Tf, तो डिक्रीज ये आया, dt टाइम में हुआ। तो 1 सेकंड में क्या डिक्रीज आएगा प्यारे बच्चों? 1 सेकंड में जो डिक्रीज आएगा दैट इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग Ti माइनस Tf। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव ऑफ Tf माइनस Ti। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, अपॉन dt। और Tf माइनस Ti क्या है? dt माइनस dt बाई dt। दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग। 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आया? यस आया। तो बेटा ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग। अब प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, है ना। अब रेट ऑफ कूलिंग के बाद ये चीज आ गई रेट ऑफ कूलिंग। अब बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। अब ये क्या है? रेट ऑफ कूलिंग क्या है? 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा? Ti से Tf हुआ dt टाइम में, Ti माइनस Tf का डिक्रीज आया dt टाइम में, तो 1 सेकंड में क्या डिक्रीज आएगा? Ti माइनस Tf बाई dt, दैट इज नेगेटिव ऑफ Tf माइनस Ti बाई dt माइनस dt बाई dt। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? रेट ऑफ कूलिंग। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो चीज है रेट ऑफ कूलिंग, है ना। अब अगर मान लो जो बॉडी का जो लॉस हो रहा था 1 सेकंड में, जो पावर लॉस आ रहा था, वो कितना आएगा? E सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ये एनर्जी बॉडी लूज कर रही थी।
1 सेकंड में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, ये रेट ऑफ कूलिंग है, 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर घटेगा। तो एक्चुअली एनर्जी निकलनी कितनी चाहिए थी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। बस 1 सेकंड में इतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो 1 सेकंड में थर्मल एनर्जी इतनी निकलेगी, और निकल क्या रही है ये, इनको बराबर कर दी। तो यहां से रेट ऑफ कूलिंग क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग आपके पास निकल के आ गया E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 अपॉन MS। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा ये आ गया आपके पास रेट ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन। बेटा Ti से Tf हुआ, dt टाइम में 1 सेकंड में क्या डिक्रीज आएगा, Ti माइनस Tf बाई dt, नेगेटिव ऑफ dt बाई dt। 1 सेकंड में जो बेटा एनर्जी लूज होगी है ना, वो कितनी होनी चाहिए, ms डेल्टा टी। 1 सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है वो ये ms डेल्टा टी, इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी, और निकल क्या रही है, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, इनको बराबर कर दीजिए। अब मान लो अगर स्फेरिकल बॉडी है तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, और मास क्या होगा प्यारे बच्चों, मास होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। तो मास इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एरिया प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय r क्यूब। तो रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस पे बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं, आप बड़े आराम से कर पाते हैं। लेकिन ऐसा कब, जब बेटा एक ही बॉडी हो, है ना, एक ही मटेरियल की बॉडी हो। मैं रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r तब कह रहा हूं बेटा, मास में डेंसिटी है, तो दोनों सेम मटेरियल की बॉडी हो, दोनों की स्पेसिफिक हीट भी तो तभी सेम होगी, है ना, तो बेटा एमिसिविटी भी तो तभी सेम होगी। तो जब सेम मटेरियल की बॉडी हो, है ना, तो बेटा रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम है कॉपर, तो रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बेटा फिर साथ में ये ड्रामे भी आ जाएंगे, स्पेसिफिक हीट भी आ जाएगी, एमिसिविटी भी आ जाएगी, है ना। तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाए। तो बच्चों हमने क्या क्या देख लिया बेटा, पावर लॉस बेटा क्या निकल के आया, पावर लॉस निकल के आया, ध्यान से देखते हैं एक बार। पावर लॉस निकल के आया E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। करेक्ट है, यही निकल के आया, यस यही निकल के आया। अब इस पावर लॉस से मैंने क्या निकाला, रेट ऑफ कूलिंग। पावर लॉस से मैंने क्या निकाला, रेट ऑफ कूलिंग निकाला, है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग क्या निकल के आया था प्यारे बच्चों, पावर लॉस से मैंने रेट ऑफ कूलिंग कैसे निकाला था बेटा, 1 सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है वो आ रहा है E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। ये लॉस आ रहा है पर सेकंड, ये लॉस आ रहा है पर सेकंड, ठीक है। अब अगर ये लॉस निकल के आ रहा है पर सेकंड, अब बेटा 1 सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, है ना, ms माइनस dt बाई dt। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 1 सेकंड में जो डिक्रीज आता है इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो बेटा ये रेट ऑफ कूलिंग है, 1 सेकंड में इतना डिक्रीज आता है, ms डेल्टा t, इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए थी, और E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, है ना। और बेटा अगर T TS में डिफरेंस कम हो, अगर T और TS में डिफरेंस कम हो, जैसे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। अभी लेफ्ट हैंड साइड को ये एनालाइज कर रहा हूं खाली, इसको T माइनस TS इंटू T प्लस TS। अब T TS में अगर डिफरेंस कम होगा तो T स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर बन जाएगा 2TS स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4TS क्यूब। थोड़ा मन लगाइएगा, इसको T प्लस TS को भी 2TS कह दूंगा, ये 2TS स्क्वायर 4TS क्यूब E सिग्मा A T स्क्वायर माइनस T माइनस TS अपॉन MS। ये आ गया बेटा रेट ऑफ कूलिंग, है ना, ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग, है ना। अगर वैसे मैं कहूं कि ये रेट ऑफ कूलिंग एक्चुअली में होना चाहिए, थोड़ा सा फर्क होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि केवल रेडिएटिव हीट लॉस थोड़ी ना होगा, कन्वेक्शन से भी तो हीट लॉस होगा, जो इसमें हमने कंसिडर नहीं किया है, जिसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया ये आ गया रेट ऑफ कूलिंग विच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इफ T डिफरेंस बिटवीन T एंड TS इज स्मॉल, और इसमें मतलब कन्वेक्टिव हीट लॉस नहीं कंसिडर्ड है। तो अगर मेरे को खाली रेडिएशन ही अज्यूम करना हो तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ कूलिंग
इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि कन्वेक्शन वाला जो हीट लॉस है बेटा वो मैं कैलकुलेट कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन तो अपने को मालूम भी नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है। वैसे होता तो बहुत सिंपल है, एच ए डेल्टा टी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस आ गया व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल, है ना। और यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, माइनस डी टी बाई डी टी इज के टी माइनस टी एस, माइनस डी टी बाई डी टी इज के टी माइनस टी एस। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, माइनस डी टी अपॉन टी माइनस टी एस इज डी टी, तो जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर टी नॉट था, जब टाइम टी हुआ टेम्परेचर टी हुआ। यहां से आप निकाल सकते हैं ln टी माइनस टी एस अपॉन टी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ओ सॉरी के रह गया था। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। तो यहां से बेटा क्या निकल के आ गया, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया और ये पहले था। इतना इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे मेरे को लगता है। तो यहां से आगे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, या इसको अगर टी माइनस टी एस कह दो, इसको टी नॉट माइनस टी एस, तो टी आ जाएगा टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। ग्राफ कैसा बनेगा टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का? ग्राफ कैसा बनेगा इसका? अगर टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, जगह कम है, 0 टाइम पे टेम्परेचर है टी नॉट, ठीक है, और इनफाइनाइट टाइम पे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा तो टी एस हो जाएगा। वही कहता था मैं, मतलब टी नॉट से घटके फाइनली टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टी एस, एक्सपोनेंशियली घटे, ठीक है। पर बच्चों ज्यादातर अगर आपको एक्सप्रेशन आ जाए डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, याद रख लीजिए, एक्सप्रेशन आ जाए तो ऐसी फॉर्म में याद रखेंगे तो लिखना बहुत आसान है। ये टी माइनस टी एस है, ये इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस टी नॉट माइनस टी एस है, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई की पावर माइनस के टी, और अगर पूरा एक्सप्रेशन लिखना हो तो टी माइनस टी एस, इसको टी नॉट माइनस टी एस लिखे, टी एस इधर लिखे, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। पूछ ले तो भी आप लिख पाएंगे, ग्राफ ऐसा आता है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इस पे ज्यादातर एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, और वही मेरे को आपको सिखाने भी है। तो बच्चों क्या होता है ये एवरेज रेट ऑफ कूलिंग? एवरेज रेट ऑफ कूलिंग होता है, मान लो T1 से टेम्परेचर T2 हुआ T सेकेंड्स में, T सेकेंड्स में, तो 1 सेकंड में कितना ड्रॉप होगा, T1 माइनस T2 बाई T। T1 माइनस T2 का डिक्रीज है T सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने का डिक्रीज आएगा, T1 माइनस T2 बाई T। दिस इज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 ये एवरेज टेम्परेचर हो गया, और ये एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। इससे भी अगर आप आंसर निकालेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन से भी निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, है ना। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले क्या कर लेते हैं बच्चों, फटाक से पहले जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फिर क्या करेंगे, हम एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पे कुछ एक क्वेश्चन कर लेंगे। एवरेज रेट ऑफ कूलिंग क्या है बेटा, T1 से टेम्परेचर T2 हुआ T सेकंड में, तो 1 सेकंड में क्या डिक्रीज आएगा, T1 माइनस T2 बाई T, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या हो गया, एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस TS, एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, मतलब शुरू से लेकर अभी तक फटाफट से एक क्विक रिव्यू दे देता हूं, और फिर आपको कुछ रेट ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस कराएंगे, और फिर बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक की तरफ, है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस पे, और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इस पर्टिकुलर चैप्टर में थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस में थ्योरी यूज करने वाली देखेंगे तो वो थोड़ी कम ही है, लेकिन अगर आपने थ्योरी सुन ली तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसा करते एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चंस करते हैं। रेडिएशन क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता कब है, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वो रेडिएशन एमिट करेगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ऊपर है तो वाइब्रेशन होंगे। 0 केल्विन डेड स्टॉप है, 0 केल्विन से ऊपर होगा तो वाइब्रेशन होंगे। एटम्स अगर वाइब्रेट करेंगे तो उसमें चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ईएम वेव्स निकलेंगी, बिकॉज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स एमिट ईएम वेव्स। कितनी स्पीड से होता है बेटा ये रेडिएशन, मतलब कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है, ईएम वेव्स की फॉर्म में होता है, 3 × 10 की पावर 8 इनकी रफ्तार होती है। अगर 3 × 10 की पावर 8 बेटा इनकी रफ्तार है तो मैं कह सकता हूं रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।
है ना। अब कौन सी बॉडी ज्यादा करती है, कौन सी बॉडी कम करती है, इसके बारे में चर्चा करी थी, है ना। तो जो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वही ज्यादा एमिट करती है, ये हम बात कर चुके थे। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, है ना। और जो पावर एमिटेड निकल के आती है बेटा, वो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 ग्रे बॉडी की। ब्लैक बॉडी के लिए होती है सिग्मा ए टी की पावर 4 E1 होता है ना। जो एमिटेड पावर आई थी बेटा, कल हम पढ़ चुके हैं, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 आई थी। कितनी आई थी, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 आई थी। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है वही ज्यादा एमिट करती है। एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी बराबर होते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी होती है वन में से कितना एब्जॉर्ब किया। अगर बेटा एनर्जी फॉल कर रही है तो वन में से जो एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। वन में से कितना एब्जॉर्ब कर दिया उसको हम बोलते हैं उसकी एब्जॉर्प्टिविटी, है ना। और जब ब्लैक बॉडी वन एमिट करेगी तो सेम टेम्परेचर की, सेम डायमेंशंस की बॉडी जो एमिट करेगी बेटा, उसको हम बोलते हैं उसकी एमिसिविटी, है ना। और एब्जॉर्प्टिविटी एमिसिविटी बराबर होते हैं, जिसको हम कल प्रूव कर चुके हैं। यही किरचॉफ्स लॉ था, ठीक है। तो पावर एमिटेड क्या होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4। पावर एब्जॉर्ब क्या होती है, ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4। पावर एब्जॉर्ब ये होती है। और नेट पावर लॉस क्या होता है, पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब। बेटा जो एमिटेड होती है बेटा, जैसे मान लो 100 एमिट कर रहा है और 20 एब्जॉर्ब कर ली, तो नेट में एमिट कितनी करी, 100 माइनस 20। तो पावर लॉस क्या होता है, पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब, मतलब ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये आता है बेटा पावर लॉस, है ना। और बेटा पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया क्या होता है, एमिसिव पावर, है ना। वन एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं एमिसिव पावर, या पावर पर यूनिट एरिया, पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम अ बॉडी इज नोन एज इट्स एमिसिव पावर, है ना। तो वो क्या है, ई सिग्मा टी की पावर 4, क्योंकि ई सिग्मा ए टी की पावर 4 ए एरिया से निकल रहा है, तो वन एरिया से कितना हो जाएगा, ई सिग्मा टी की पावर 4। वन एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी निकलेगी या पावर पर यूनिट एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा टी की पावर 4। अब कोई जनरल बॉडी हो, ग्रे बॉडी हो, तो एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी क्या होगी, ई सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी बराबर थे, कट जाते हैं, तो बेटा क्या आ गया, बेटा यही थे किरचॉफ्स लॉ की एक स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ग्रे बॉडी, ratio of emissive power of any body to its absorptive power is constant, and that constant is equals to emissive power of black body. Then that constant is equals to emissive power of black body. तो बेटा कल हमने पढ़ क्या लिया था, जो पावर लॉस होता है प्यारे बच्चों, जो पावर लॉस होता है वो क्या होता है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो बेटा कल हमने क्या पढ़ लिया था, जो पावर लॉस होता है बच्चों वो कितना होता है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, है ना। ये होता है पावर लॉस, है ना। पावर एमिटेड जो होती है वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 होती है, पावर एमिटेड ये होती है, पावर एब्जॉर्ब्ड ये होती है ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4। तो बेटा नेट में लॉस क्या होगा बेटा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। जो पावर लॉस आता है वो आता है ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। बेटा अगर कंफ्यूजन है तो मैं कहूंगा कि मेरा पिछला लेक्चर आप लोग देख के आए, तभी बेटा थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना। स्टीफन बोल्ट्जमैन साहब ने डेवलप किया था बेटा, स्टीफन साहब ने बेटा एक्सपेरिमेंटली किया था, और बोल्ट्जमैन साहब ने ये काम क्या किया था, थ्योरेटिकली निकाल के दिखाया था, जो एनर्जी निकल रही अलग अलग लैम्डा से उसका समेशन किया था, और वो टी की पावर 4 पे डिपेंडेंट आ गया था। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, जो पावर एमिटेड आया था वो ई सिग्मा ए टी की पावर 4 था। तो पावर लॉस कैसे कैलकुलेट किया था, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड। और फिर हमने कहा था बेटा चाय को रूम में लाके रख देंगे, तो बेटा चाय ठंडी होते होते फाइनली क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूम टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा चाय का, रूम टेम्परेचर हो जाएगा। क्या उससे ज्यादा ठंडी हो जाएगी, कभी भी नहीं, है ना। तो बेटा मैं कह सकता हूं पावर लॉस बिकम जीरो, सॉरी पावर लॉस बिकम जीरो व्हेन टी बिकम्स इक्वल टू टी एस। तो पावर लॉस क्या निकल के आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4 माइनस पी एब्जॉर्ब, ये क्या आ रहा है, जीरो। तो यहां से पी एब्जॉर्ब कितना आ गया प्यारे बच्चों, ई सिग्मा ए टी एस की पावर 4, ये आ गया पावर एब्जॉर्ब। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये आ गया पावर एब्जॉर्ब। चलिए अब करा जाए। तो बेटा ये आ गया था पावर, क्योंकि बेटा जब सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया उसके बाद और ठंडी थोड़ी ना हो जाएगी, तो पावर लॉस उस टाइम क्या हो गया, जीरो। दैट इज जितनी आ रही है उतनी जा रही। तो बेटा इसको जीरो किया, यहां से पावर एब्जॉर्ब डाले। पावर एब्जॉर्ब कितनी चीजों पर डिपेंड करती है, एरिया कितना ज्यादा है बॉडी का,
सरफेस प्रॉपर्टीज कैसी है, ज्यादातर मैं कहूंगा कलर पे डिपेंड करता है, कलर कैसा है ना। और तीसरी चीज क्या होती है प्यारे बच्चों, तीसरी चीज होती है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये तो कांस्टेंट है, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब टेम्परेचर टीएस हो जाए तो सराउंड पावर एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगी, वो वही की वही है। तो बेटा ये आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपको पावर लॉस पता लग जाएगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। जब मैं कह रहा हूं टी टीएस के बराबर हो गया, जब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम पे क्या होगा, जब टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया तो पावर लॉस 0 हो जाएगा। तो यहां से पावर एब्जॉर्ब आ गया, उसको पुट कर दीजिए, आपके पास पावर लॉस का एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ रहा है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। तो बेटा हमने क्या क्या अभी तक देख लिया, रिवाइज करते हुए। पावर एमिटेड ई सिग्मा ए टी की पावर 4, पावर एब्जॉर्ब ई सिग्मा ए टीएस की पावर 4, नेट पावर लॉस ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। ठीक है। और दूसरी चीज बेटा हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ कूलिंग कल पढ़ा था बेटा, वो कैसे देखते हैं, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4, ये हो गया रेट ऑफ हीट लॉस या पावर लॉस ये आ गया पावर लॉस, है ना। अब ये चीज है बेटा पावर लॉस, इसके बाद ये अपने पास आ गया बेटा पावर लॉस, है ना। अब एक सेकंड में जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है बेटा, मान लो टीआई था टीएफ हो गया, है ना। तो इतना डिक्रीज आया है टेम्परेचर में, डीटी टाइम में ये डिक्रीज आया, डीटी टाइम में ये डिक्रीज आया, ठीक है। एक सेकंड में कितना डिक्रीज आएगा प्यारे बच्चों, टीआई माइनस टीएफ बाय डीटी। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस ऑफ टीएफ माइनस टीआई बाय डीटी, माइनस ऑफ डीटी बाय डीटी। एक सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा वो ये हो गया, है ना। तो बेटा अगर एक सेकंड में इतना टेम्परेचर में डिक्रीज आना है तो बेटा एक सेकंड में कितना पावर लॉस होना है, एमएस डेल्टा टी होता है बेटा। बेटा जो थर्मल एनर्जी वो लिबरेट करेगा, अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर कम हो तो एमएस डेल्टा टी लिबरेट करेगा, और एक सेकंड में इतना कम होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा नहीं कि एक सेकंड में इतना कम होगा बेटा, अगर वेलोसिटी v होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पार्टिकल एक सेकंड में v ही चलता है। 10 से पत्थर फेंका तो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर को वेलोसिटी है, तो एक सेकंड बाद तो 0 भी हो जाएगी। तो ये थोड़ी ना एक सेकंड में 10 चलेगा प्यारे बच्चों, dt टाइम में 10 dt चलेगा। तो आप ये कह सकते हैं ms माइनस dt इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, इतनी हीट वो रिजेक्ट करेगा dt टाइम में, तो इस रेट से एक सेकंड में इतनी। और ये भी तो बेटा अभी का पावर लॉस है, टेम्परेचर जैसे ही थोड़ी सी हीट रिजेक्ट करेगा चेंज हो जाएगा, तो पावर लॉस भी तो चेंज हो जाएगा बेटा। तो आप ये कह सकते हैं एक सेकंड में, मतलब अभी इस रेट से पावर लॉस हो रहा है और इस रेट से ही होना चाहिए, या आप कह लीजिए कि एक सेकंड में पावर लॉस ही हो रहा है, ई सिग्मा ए टीएस टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 और एमएस डेल्टा टी। बेटा एक सेकंड में जो टेम्परेचर में डिक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। तो एक सेकंड में कितना डिक्रीज आ रहा है टेम्परेचर में, माइनस डी टी बाई डी टी, तो ms माइनस डी टी बाई डी टी इज ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4। और जो रेट ऑफ कूलिंग जो निकल के आ रहा है बेटा, वो तो टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 पे आ रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हो, अभी तो ये दिख रहा है माइनस डी टी बाई डी टी, जो दिख रहा है वो दिख रहा है ई सिग्मा ए बाई एमएस टी माइनस टीएस टी प्लस टीएस टी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर। बेटा अगर टी और टीएस में डिफरेंस कम है, बेटा टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस टीएस स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टीएस स्क्वायर को टी माइनस टीएस, टी प्लस टीएस। बेटा ये लास्ट लेक्चर में सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ई सिग्मा ए बाय एमएस, ई सिग्मा ए बाय एमएस, जस्ट एक सेकेंड, ई सिग्मा ए बाय एमएस t प्लस टीएस 2ts, टी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर 2ts स्क्वायर, 4ts क्यूब इंटू टी माइनस टीएस। तो जो रेट ऑफ कूलिंग आने वाला है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, टी और टीएस में डिफरेंस कम होगा तो उसको 2ts कह सकता हूं, टी और टीएस में डिफरेंस कम है तो 2ts स्क्वायर कह सकता हूं। तो बेटा जो रेट ऑफ कूलिंग आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जो रेट ऑफ कूलिंग आएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ पाए, बिल्कुल आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो मेरे को लगता है बच्चों आप सब कुछ रिवाइज कर पाए हैं जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है। अब ऐसा करते हैं एवरेज रेट ऑफ कूलिंग पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज नथिंग बट
average rate of cooling T1 minus T2 by T, this is average rate of cooling is proportional to average temperature difference. अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं. A body cools from temperature 50 degree centigrade to 40 degree centigrade in a surrounding of 25 degree centigrade in 10 minutes. ठीक है, एक बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 हो रहा है 10 मिनट में. ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर है 25. अब 40 से 30 होने का टाइम बताइए, कितना लगेगा बताइए, आप लोग बताइए. T मिनट्स. कैसे करेंगे? 50 माइनस 40 T1 माइनस T2 बाई T, ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग. एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. एवरेज टेम्परेचर 40 और 50 का 40 प्लस 50 बाई 2 क्या है 45 माइनस TS, वो कितना है 25. एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. करेक्ट है. दूसरा पार्ट, अब इसके लिए लिखिए 40 से 30 हो रहा है, 40 माइनस 30 बाई T, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. T मिनट में इतना डिक्रीज हो तो 1 मिनट में इतना. एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. एवरेज टेम्परेचर 35 माइनस TS 35 माइनस 25, सॉरी लिखना 10 था, 35 माइनस 25 क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर तो 25 है. इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं, 10 10 कट जाएगा तो आ जाएगा T बाई 10 इज इक्वल्स टू, ये क्या है 20 और ये क्या है 10, डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 2. तो टाइम क्या आ गया 20. क्या ज्यादा आना चाहिए था? 50 से 40 जल्दी हो या 40 से 30 जल्दी हो? अभी बेटा ग्राफ बनाया था, उसमें भी समझाया था. पहले जितना घटा है बाद में उतना ही घटाने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. आप समझ पा रहे हैं? मतलब बाद में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उतना ही घटाने के लिए. तो टाइम कितना है 20 मिनट्स. आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया. बेटा 50 से 40 हुआ 10 मिनट्स में, 50 से 40 हुआ 10 मिनट्स में, 40 से 30 होगा मान लो T मिनट्स में. तो 50 माइनस 40 बाई 10 ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग. एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस K इंटू 45 माइनस 25. 40 से 30 हुआ T मिनट में, तो 40 माइनस 30 बाई T इज इक्वल्स टू K इंटू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. एवरेज टेम्परेचर 35 माइनस 25 TS. डिवाइड कर लीजिए, T निकाल लीजिए. आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया. बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. ये ज्यादातर क्वेश्चन होता है जो आपको मतलब मेंस में ऐसे एग्जाम्स में मिलता है. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एडवांस में आता है, एडवांस में भी कई बार बड़े आसान क्वेश्चन आता है, कई सारे आसान क्वेश्चन हर साल आते हैं. ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन एडवांस में नहीं होते, बिल्कुल होते और हर बार होते. चलिए आइए देखते हैं. टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम 50 टू 40 इन 10 मिनट्स. मैं उसी क्वेश्चन को बस डिफरेंट करके दे रहा हूं. 50 से 40 हो रहा है 10 मिनट्स में. Temperature of a body falls from 50 to 40 in 10 minutes and from 40 to 30 in 20 minutes. Calculate the surrounding temperature. Calculate the surrounding temperature. TS बता. This is सीखा क्या था? T1 minus T2 by T average rate of cooling is proportional to average temperature difference. ठीक है. अब बेटा बस मैं आपको इतना समझाना चाह रहा हूं. 50 माइनस 40 बाई 10 इज K एवरेज टेम्परेचर 45 माइनस TS. बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन का ही तो मैं जो पहले वाला क्वेश्चन है वही तो पूरा ले रहा हूं दोबारा से. आप ध्यान से देखिए. और 40 माइनस 30 बाई 20 is equals to K एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों बताएंगे जरा जल्दी से. एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया 35 माइनस TS. बेटा एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस. सिंपल, बस डिवाइड कर देना. ये तो 1 हो गया और ये क्या हो गया बेटा 10 बाई 20 1/2. डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 45 माइनस TS अपॉन 35 माइनस TS. जिसको आप सॉल्व करेंगे तो TS की वैल्यू 25 आएगी क्योंकि बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन को ही तो यूज किया दोबारा बनाने के लिए.
अब बेटा अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा, रेट ऑफ कूलिंग, पावर लॉस, इन सब के बारे में डिस्कस किया। अब हमको डिस्कस करना है कि अगर कोई बॉडी अगर एमिट कर रही तो किस किस लेमडा का क्या क्या एमिट करती है, तो बेटा उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई लेमडा से, है ना। दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन की बात करनी है। क्या किसकी बात करनी है प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्पेक्ट्रम का मतलब सब कुछ आ जाए, जो कुछ भी पॉसिबल हो वो सब कुछ आ जाए। ये बेटा ई लेमडा मतलब किसी लेमडा के करस्पॉन्डिंग क्या एनर्जी आ रही है उसका आइडिया दे रहा है, इस तरीके से आता है बेटा, है ना। और ये ई लेमडा का नाम होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना। और जिस लेमडा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है उसको हम डिनोट करते हैं लेमडा एम से। किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? लेमडा एम से। ई लेमडा है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसका मतलब क्या होता है? मान लो लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी निकल रही है वो डीई निकल रही है। तो डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी निकल रही है वन एरिया से 1 सेकंड में, वन एरिया से 1 सेकंड में लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा, दैट इज डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी आ रही है वो डीई आ रही है। तो 1 वेवलेंथ रेंज में कितनी एनर्जी निकलेगी? 1 सेकंड में 1 एरिया से डीई बाय डी लेमडा। दिस इज नोन एज ई लेमडा एंड दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है प्यारे बच्चों 1 एरिया से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकलेगी? 1 वेवलेंथ रेंज में। अब बेटा ये है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, मेरी बात सुने ध्यान से। ई लेमडा है 1 एरिया से 1 सेकंड में 1 वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी निकलेगी। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, डी लेमडा वेवलेंथ रेंज में कितनी आएगी? 1 वेवलेंथ रेंज में ये आ रही, तो ई लेमडा डी लेमडा ये हो गई डी लेमडा वेवलेंथ रेंज की एनर्जी। इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूं 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो टोटल वेवलेंथ रेंज में 1 एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी आएगी वो पता लग जाएगी। ई लेमडा डी लेमडा, ये छोटा सा एरिया बता रहा है, छोटा सा डी लेमडा वेवलेंथ रेंज की एनर्जी। तो टोटल एरिया क्या बताएगा प्यारे बच्चों? टोटल एनर्जी। तो ई लेमडा डी लेमडा का समेशन बेसिकली ये नीचे का एरिया है जो बताएगा 1 एरिया से 1 सेकंड में क्या एनर्जी निकल रही है, एंड दिस एरिया इज नथिंग बट एमिसिव पावर। तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है? 1 एरिया से 1 सेकंड में जो 1 वेवलेंथ रेंज से जो एनर्जी आती है, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा में जो एनर्जी निकल रही है वो अगर वो डीई है ना, तो डी लेमडा वेवलेंथ रेंज से डीई, तो 1 वेवलेंथ रेंज से डीई बाय डी लेमडा, जिसको हम बोलते हैं ई लेमडा। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये आ गया 1 वेवलेंथ रेंज से 1 एरिया से 1 सेकंड में 1 वेवलेंथ रेंज में जो एनर्जी निकल रही है दैट इज डीई बाय डी लेमडा। अब बेटा जिस लेमडा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आती है उसको ई लेमडा से डिनोट करते हैं। और बेटा जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बेटा देखो यहां क्या दिखाया है, हर एक लेमडा की करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकल रही है, हर एक लेमडा की करस्पॉन्डिंग बेटा एक ही टाइप की बॉडी है जो सारे लेमडा की करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी निकालती है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी बेटा ऐसी बॉडी होती है जो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर सकती है और वो सारे रेडिएशन एमिट भी कर सकती है। उसके एमिशन स्पेक्ट्रा में सारे के सारे रेडिएशन होते हैं। ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि ब्लैक कलर की भी हो, क्योंकि बेटा जब वो गर्म कर दी है, वो एमिट कर रही है, तो विजिबल रेंज में अगर आ जाएगा तो आपको अलग कलर की दिखाई देगी, ठीक है। अब बेटा जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का, दैट इज जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो लेमडा इधर हो गया, टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो और इधर हो जाएगा। तो लेमडा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते लेमडा कम होता जा रहा है, तो लेमडा एम टी जो होता है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होता है ना, एंड दिस इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऐसा होना भी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन ही तो ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन ही ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी वाले रेडिएशन ही ज्यादा निकलेंगे। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी वाले दैट इज कम वेवलेंथ वाले। आया? तो लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट, लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट, लेमडा एम टी क्या होता है प्यारे बच्चों? लेमडा एम टी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो बेटा अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हाफ हो जाएगी, है ना। ओ सॉरी, लेमडा एम हाफ हो जाएगा। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विल रिड्यूस टू हाफ, लेकिन टेम्परेचर डबल करने से पावर एमिटेड जो हो जाएगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी। टेम्परेचर ट्रिपल करने से लेमडा एम 1/3 हो जाएगा। वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विल रिड्यूस टू 1/3, बट energy emitted by the body, power emitted by the body will increase to 27 times, sorry 3 की पावर 4 टाइम्स, 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 टाइम्स, 81 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी, लेकिन लेमडा एम क्या हो जाएगा 1/3।
बेटा यही सब कुछ था बेटा जो आपको पढ़ाना था, है ना। अब ऐसा करते हैं बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगर कोई छोटी मोटी चीज छूट भी रही है तो वो भी क्लियर हो जाए। आई होप मैं आपको समझा पाया। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस के साथ। A spherical tungsten piece of radius 1 centimeter. Spherical tungsten piece of radius 1 centimeter is suspended in an evacuated chamber. Evacuated मतलब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। At temperature evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. बेटा उसमें कोई कुछ नहीं है, खाली चैम्बर है और चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। दैट इज उसकी वॉल्स का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। द पीस इज मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकली एट 1000 केल्विन। इसको कुछ हमने 1000 केल्विन पे इसका टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है और हम चाहते हैं ये टेम्परेचर घटे नहीं। फाइंड द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। कह रहे किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करें ताकि हम ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाए। एमिसिविटी इसकी दे रखी है 0.3 और स्टीफन्स कांस्टेंट दे रखा है 6 × 10 की पावर -8। कितना दे रखा है पहले बच्चों, 6 × 10 की पावर -8। तो बेटा कैसे करेंगे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा ये 1000 केल्विन है, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 केल्विन है, रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर है ना। टंगस्टन पीस है, इलेक्ट्रिकली कितने रेट से एनर्जी सप्लाई करें। बेटा इसका टेम्परेचर ना घटे ना बढ़े, तो जितनी नेट में लॉस हो रहा हो, जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी आप सप्लाई करते जाओ, जितना ये लॉस कर रहा हो उतनी एनर्जी आप सप्लाई करते जाओ। बेटा वो अगर 100 जूल फेंक रहा है 100 जूल आप पर सेकंड देते जाओ, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। लॉस कितना हो रहा है पर सेकंड, E सिग्मा A T की पावर 4 - TS की पावर 4, बस उतनी आप सप्लाई कर दो। यही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने का रेट रखना है, खत्म। E 0.3 है, सिग्मा 6 × 10 की पावर -8 क्या रखा है क्वेश्चन में। वैसे तो मैं जानता हूं 5.67 × 10 की पावर -8, 5 6 7 8 है ना। और एरिया कितना है 4πr²। r कितना है 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 मीटर। t की पावर 4 - ts की पावर 4, 1000 की पावर 4 - 300 की पावर 4। बस बच्चों बेटा कैलकुलेशन आगे आप कर लीजिए, ये आ गई पावर सप्लाई। तो वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, अगर आप चाहते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, अगर आप चाहते हो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी रेट से आप एनर्जी सप्लाई करते जाओ। जिस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है उसी रेट से आप एनर्जी सप्लाई करते जाओ। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आ जाएगी 22 वॉट्स, ठीक है। ओके, तो बेटा मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, बहुत ही आसान था, है ना। कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, वैसे कैलकुलेशन बहुत 3 की पावर 481 आप जानते हैं, कैलकुलेशन में कोई खास मुश्किल नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा प्यारे बच्चों, जितनी वो पावर लॉस करे उतनी एनर्जी सप्लाई कर दो, तो ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर घटेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A spherical black body of radius r radiates power h। एक सेकंड में जो थर्मल एनर्जी निकल रही है दैट इज h, है ना। और उसके बाद कह रहे हैं एंड इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज c, रेट ऑफ कूलिंग इज c, ठीक है। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। h इज प्रोपोर्शनल टू, बेटा जो पावर लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो r की पावर क्या है r² 4πr²। और ये क्या था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। और कह रहे रेट ऑफ कूलिंग c है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, अभी बताया था बेटा रेट ऑफ कूलिंग जो आ रहा है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि यहाँ r² है या r³ है, तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अभी एक्सप्रेशन लिखा भी था, जस्ट उसी के बाद क्वेश्चन करा दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। पर अब क्या होता है बेटा इस पे ना, मतलब कुछ मैं अब थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन भी करा देता हूँ और आसान भी करा देता हूँ ताकि आप हर टाइप की वैरायटी को टच कर पाए। प्रोबेबली मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, तो ऐसा करते हैं इस पे कुछ एक आसान और कुछ एक टेढ़े क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है एग्जांपल 26, टू सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 15 एंड 20 सेंटीमीटर। बेटा दोनों कॉपर स्फीयर्स है, रेडियाई है 15 एंड 20 सेंटीमीटर, आर बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 50 है डिग्री सेंटीग्रेड, देन द रेशियो ऑफ हीट लॉस per second from their surface initially, ratio of heat loss per second from their surface initially। ओके करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, पहले जगह बनाते हैं। तो प्यारे
बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं फिर से एक बार पूरा बताता हूं बेटा। पावर लॉस जो आता है वो आता है E सिग्मा A T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4, और ये होना किसके बराबर चाहिए? MS माइनस dt बाई dt, है ना। MS डेल्टा T के बराबर होना चाहिए। यहां से रेट ऑफ कूलिंग निकालिए, कितना आ रहा है? माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू E सिग्मा एरिया 4 पाई r स्क्वायर T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बेटा अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही तो मैं कहूंगा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, पर अगर इसमें कंफ्यूजन रह गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी प्यारे बच्चों। अपॉन MS वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट। तो बेटा 4 पाई गया, 4 पाई गया, r स्क्वायर गया, एक r बचा, तो 3E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 अपॉन रो RS। तो बेटा रेट ऑफ कूलिंग is inversely proportional to radius. Rate of cooling is inversely proportional to radius. आया समझ में? I hope बेटा समझ में आ गया। Rate of cooling is inversely proportional to radius. And जो power loss है that is proportional to area. अब देखो यहाँ क्या था? दो कॉपर स्फीयर्स थे, ठीक है भैया, दो कॉपर स्फीयर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। दो कॉपर स्फीयर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियाई थे 15 एंड 20 सेंटीमीटर और बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा एक का रेडियस छोटा, एक का रेडियस बड़ा है, ठीक है, और बोथ एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड था। सराउंडिंग टेम्परेचर दोनों के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, दोनों सेम सराउंडिंग में। तो बेटा अब कह रहे हैं रेशियो ऑफ हीट लॉस पर सेकेंड, मतलब पावर लॉस का रेशियो बताना है, P1 बाई P2 बताना है कितना है। बेटा एक बात बताइए, E दोनों के लिए सेम है, दोनों कॉपर है, सिग्मा तो कांस्टेंट है, T दोनों का सेम है, TS दोनों के लिए सेम, तो रेशियो दोनों, तो एरिया का रेशियो तो आ जाए खाली A1 बाई A2। नहीं आया समझ में? बेटा ध्यान से सोचिए, बेटा पावर का रेशियो लूंगा तो E सिग्मा T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4 ये दोनों के लिए सेम है, तो क्या आ जाएगा? A1 बाई A2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? A1 बाई A2 आया। यस, बिल्कुल समझ में आया। और एरिया का रेशियो क्या है? 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। एक का रेडियस है 15 और एक का रेडियस है 20, तो 4 पाई 15 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 20 स्क्वायर, तो 5 3 जा 5 4 जा 9 बाई 16। ये पावर लॉस का रेशियो है, ठीक है। इसके बाद पूछा है रेशियो ऑफ रेट ऑफ कूलिंग इनिशियल। रेट ऑफ कूलिंग बताना है इनिशियली, रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो। बेटा रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि दोनों कॉपर है तो दोनों की डेंसिटी सेम, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है क्योंकि दोनों कॉपर। E सिग्मा दोनों के लिए सेम है, T की पावर 4 माइनस T की S की पावर 4 सेम। तो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो माइनस dt बाई dt फॉर 1 अपॉन माइनस dt बाई dt फॉर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा? R2 बाई R1, क्योंकि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी निकाला बेटा और उसी पे क्वेश्चन दैट इज 20 बाई 15। बेटा आप सोच के तो देखिए, बड़ी चीज देर में ठंडी होती है। प्लेट में चाय डाल देते तो जल्दी ठंडी होती है, या खूब सारा बड़ा सा कंटेनर हो चाय का उसमें जल्दी ठंडी होती है? बेटा आपको मैं एक बात बता रहा हूं बेटा, जितना ज्यादा आप छोटी चीज होगी जल्दी ठंडी होगी, बड़ी चीज जल्दी ठंडी नहीं होती है। तो अगर रेडियस ज्यादा है तो जल्दी ठंडी नहीं होगी। जस्ट आपको अगर एग्जांपल दूं, ब्लास्ट फर्नेस जो आप पढ़ते हैं बेटा केमिस्ट्री में, उसको ठंडा होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। कितना टाइम लगता है? 6-6 महीने लग जाते हैं ठंडा होने में, शटडाउन होने में। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी बड़ी चीज होगी, रेडियस ज्यादा, तो बेटा रेट ऑफ कूलिंग कम, है ना। याद भी रख सकते हैं, और मैं कहूंगा याद नहीं रखी बेटा फटाफट से डिराइव कर सकते हैं, है ना। याद रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अ सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर एंड अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ ट्वाइस रेडियस of aluminum are heated to the same temperature and are allowed to cool under identical surrounding temperature। अब ध्यान से देख लीजिए क्या होने वाला है बेटा। एक एल्यूमिनियम का है, एक कॉपर का है, डेंसिटी अलग, स्पेसिफिक हीट अलग, रेडियस भले सेम हो। अब खाली रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं है, बस इसीलिए क्वेश्चन करा। इन जनरल बेटा बच्चों के मन में यही आता है, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दो क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि मन में बैठ जाए, पर पहले आप गलत ही आंसर लिख लीजिएगा, है ना। तो बेटा अ सॉलिड एल्यूमिनियम स्फीयर एंड अ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ ट्वाइस द रेडियस
कॉपर स्फीयर है, एक एल्यूमिनियम, इसका रेडियस डबल एस, इसका आर है तो इसका 2r, ठीक है। आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दोनों सेम सराउंडिंग में है। पहले वाला मिटो देते ताकि जगह अच्छी बन जाए लिखने के लिए। Assume that emissivity of both the spheres is same, दोनों की emissivity सेम, वेरी गुड, कुछ तो सेम भी आ रहा है। और इसके बाद कह रहे हैं assume that the emissivity of both the spheres is same, the rate of heat loss from aluminum sphere to that from the copper sphere, मतलब rate of heat loss मतलब एक सेकंड में कितनी थर्मल एनर्जी लूज करेगा, मतलब पावर लॉस। तो P1 by P2 बताना। पहला कौन सा, एल्यूमिनियम। बेटा देखो E दोनों का सेम है, कह रहे एमिसिविटी दोनों की सेम है, क्वेश्चन में कह दिया, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, सराउंडिंग दोनों के लिए सेम है, तो खाली एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो P1 by P2 क्या आ जाएगा, 4πr² अपॉन 4π2r²। तो ये क्या आ गया, 1:4। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया। अगला पार्ट, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम स्फीयर टू दैट ऑफ द कॉपर स्फीयर। बेटा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर टू दैट ऑफ द कॉपर स्फीयर पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट दे दी आपको एल्यूमिनियम के लिए 900 और कॉपर के लिए दे दी आपको 390, ठीक है। अब बेटा जो रेट ऑफ कूलिंग निकल के आने वाला है -dT/dt फॉर एल्यूमिनियम टू रेट ऑफ कूलिंग फॉर कॉपर, ये क्या निकल के आने वाला है, ध्यान से देखिए। आर नीचे है, आर नीचे है तो आर ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ कॉपर ऊपर आ जाएगा, डेंसिटी ऊपर आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कॉपर की ऊपर आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कॉपर की ऊपर आ जाएगी। ई सिग्मा ये दोनों के लिए सेम है, टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 सेम है, तो यह सब गया, 3 कांस्टेंट सेम। तो बेटा रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये आ जाएगा, बस ये आ जाएगा आंसर। तो बेटा अब रेडियस क्या क्या है, कॉपर का रेडियस क्या है 2r, एल्यूमिनियम का रेडियस क्या है r। अच्छा अब डेंसिटीज क्या क्या दे रखी है, डेंसिटीज बेटा क्या क्या दे रखी है, जस्ट एक सेकंड में देख लेता हूं डेंसिटीज के बारे में क्या कह रखा है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 3.4 टाइम्स दैट ऑफ एल्यूमिनियम, density of copper is 3.4 times that of aluminum. Specific heat of copper, specific heat of copper क्या रखी है बेटा आपको 390 और specific heat of aluminium आपको क्या रखी है प्यारे बच्चों 900। बस सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा था कि करने का तरीका क्या है, होता क्या है बेटा, इसमें भी बेटा रेट ऑफ कूलिंग आता तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर याद रहता है। तो बेटा सेम मटेरियल हो तो हम कह देंगे ना डेंसिटी स्पेसिफिक हीट सेम, पर मटेरियल डिफरेंट होगा तो ये पूरा तामझाम आ जाएगा बेटा, पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना आना ही चाहिए। कुछ नहीं बेटा, पावर लॉस को किसके बराबर करना है, ms डेल्टा टी। एक सेकंड में जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग -dT/dt। ti से हुआ tf dt टाइम में, तो एक सेकंड में कितना डिक्रीज आएगा -dT/dt, क्योंकि बेटा tf माइनस ti को dt बोलते हैं। तो ms डेल्टा टी, इतनी थर्मल एनर्जी निकलनी चाहिए थी और निकली इतनी, बस बराबर कर दीजिए। आया समझ में? आई होप बेटा रेट ऑफ कूलिंग में आपको समझा पाया है ना, कोई खास दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो। प्यारे बच्चों ये लास्ट लेक्चर है रेडिएशन का आपके साथ, हीट ट्रांसफर पूरा यूनिट यहीं पे खत्म होता है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, है ना। नहीं तो बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए, हम डेफिनेटली आपको रिवर्ट करेंगे। लेकिन आप कोशिश करिए बेटा जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको कम से कम 2-3 बार देखें, कोशिश करें खुद से समझे। ऐसा नहीं कि हर चीज बिल्कुल स्पून फीडिंग की तरह आपको मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा एक बार खुद भी ट्राई करें। ये माने कि टीचर सामने है, अगर आप एक एक स्टेप सुन रहे हैं, टीचर का एक एक स्टेप नोट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आप मतलब अगर आप केवल और केवल बेड पे लेट के ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा कोई फायदा नहीं हुआ ये वीडियो देखने का। ये वीडियो को देखने का फायदा तब है जब बिल्कुल आप अटेंटिव हैं, माने कि टीचर आपके सामने है। जैसे रिस्पेक्टफुल तरीके से आप क्लास में बैठते हैं वैसे ही आप चेयर टेबल लीजिए, बैठिए, एक एक स्टेप सुनिए, एक एक स्टेप नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
और बढ़िया मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते हैं बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।